9-9.5 साल से स्टेट बनने के बाद यहां पर टीआरएस है, बीआरएस की सरकार है। जून 2014 में रियासत तेलंगाना तश्कील में अमल में लाई गई। 9 साल में कर्फ्यू तेलंगाना में भैंसा टाउन में 2020 में एक बार लगा, और वो भी नाइट कर्फ्यू था 2021 में, और कोविड के दौरान कर्फ्यू था। जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में थी 1990 से, 90 में भी इख्तिदार मिला उनको, फिर राजशेखर रेड्डी 2004 में 90 में चन्नारेड्डी साहब बने थे, फिर एन जनार्दन रेड्डी साहब थे, बीच में तेलुगु देशम आई, फिर 2009 में ग्रेट राजशेखर रेड्डी ने 2004 में कांग्रेस को दोबारा लेकर आए थे। तो आप 1990 से 2012 तक आप देखेंगे 11 कर्फ्यू नाफिज हुए थे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में 10 हैदराबाद में थे। और कितने दिन का कर्फ्यू था? 113 दिन का। 1990 से 2012 तक 113 दिन का कर्फ्यू हैदराबाद में था, और 2014 से 2023 नवंबर की तारीख, आज की तारीख तक 2 बार कर्फ्यू लगा भैंसा में और फिर कोविड में। और जब 1990 और 2012 से आप देखेंगे हैदराबाद में, निजामाबाद में, मेदक में, नलगुंडा, रंगारेड्डी, आदिलाबाद में, करीमनगर, महबूबनगर, ये पूरे कम्युनल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर पीस है। हैदराबाद बल्कि तेलंगाना जीडीपी के लिहाज से पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है। ये दूसरी चीज है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम जब 30 नवंबर के दिन वोट डालने जाएगी, वो इन तमाम बातों का नोट लेगी और एक अच्छा फैसला करेगी। तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि अल्लाह ने हमको कामयाबियों से हमकिनार किया है। 2018 में हमने 8 उम्मीदवार खड़ा किए थे, 7 अराकीन असम्बली हमारे मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अवाम का साथ मजलिस के साथ रहा, इंशाअल्लाह है और मुस्तक़बिल में रहेगा। इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में रहकर काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के गम में, अवाम की तकलीफ़ में, अवाम के दरमियान में रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम का मजलिस का दफ्तर हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, और बहुत से आप लोग माशाल्लाह से आते हैं। आप देखते हैं कि हमारा काम करने का तरीक़ा सबसे अलग है, मुनफरिद है। तो मजलिस के साथ अरकान असम्बली कामयाब हुए। अब जाहिर है हमको अपने अरकान के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है, मगर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने मजलिस के अरकान असम्बली जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, अपने लिहाज से काम करने की कोशिश की। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे तमाम मौजूदा अरकान असम्बली का। और साथ ही साथ मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस असम्बली, तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हम लोग मौजूदा 7 असम्बली हलकों के साथ साथ राजेंद्र नगर और जुबली हिल पे भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो 9 असम्बली हलके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं,
और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुजुर्ग जो बरसों से वाबस्ता हैं मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस ज़माने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ़ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीक़े से मजलिस की खिदमत करते आए, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे। मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉरपोरेटर थे पहले वो, फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे, फिर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मजलिस में आए। मैं अकेले एमएलए था, फिर हम 2 एमएलए हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के एमएलए बने, फिर 2004 में एमएलए बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाअल्लाह से मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुक़ात भी हैं, और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं इस मौके पर उनकी मरहूम वालदा का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी मरहूम वालदा बड़ी नेक बख्त खातून थी, और इतना मुझसे मोहब्बत से पेश आती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे वो मरहूमा की। बड़ी मोहब्बत से उनकी वालदा मुझसे मिलती थी। मैं जब कभी भी उनसे मिला, झुक के मिला, मेरे सर पे हाथ रख कर दुआएँ देती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। और ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के वो 2 मामू, मसूद शाह खां साहब जो शिकागो में हैं, ये लोग अपनी जवानी में मजलिस का साथ दिए थे। आज अमेरिका में है, क़याम पज़ीर हैं। अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। वो लोग बड़ी मोहब्बत से सरपरस्ती करे, आज भी करेंगे, मुझे यकीन है। फिर मैं इस मौके पर नहीं भूलना चाहूँगा हमारे कलीम हसन साहब को। कलीम हसन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। फिर हमारे बैंक के एक मैनेजर थे हशमत साहब, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो मुमताज़ खान साहब से मेरे ताल्लुक़ात एक ज़ाती लेवल पे अच्छे ताल्लुक़ात हैं और बराबर रहेंगे। मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज़ खान साहब को, अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मजलिस से वाबस्ता रहें, और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है। हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है
चंद असेंबली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे, अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूंगा। हाँ, नहीं प्रमोद साहब, आप जानते हैं कि हमारे पास कई हमारे दलित बैकवर्ड क्लास के भाई कॉरपोरेटर्स भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला देखिए क्या होता है। नवभारत से मैं उपाध्याय है। सर, कांग्रेस को जितना आप गुनहगार माने हैं, उनके सपोर्ट में MIM पार्टी भी थी, तो वो भी उतनी गुनहगार थी क्योंकि उनके सपोर्टर रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी के MIM जो है। नहीं, सुनिए एक मिनट सुनिए। आप ही का नहीं, सुन तो लीजिए, आपका सवाल मैं समझ गया हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कांग्रेस पार्टी ने ही MIM पार्टी में एक डिवीजन कराया था। और पर्सनली जितना एज अ फैमिली हम लोग तकलीफ उठाए, उस वक्त कोई भी नहीं उठाया। मैं उसमें तारीख में जाना नहीं चाह रहा हूं। UPA की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी थी, UPA की बनी थी। फिर 2012 में हम छोड़ दिए UPA को। क्यों छोड़े? क्योंकि किरण कुमार रेड्डी की सरकार जो यहां पर थी, यहां पर कई कम्युनल राइट शहर में हो रहे थे। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, उस जमाने में जो लोग रात में शादी खाने से वापस अपने घर को आते थे, तो ऑटोज में स्टैबिंग होती थी। आप देख लीजिए, हम छोड़ दिए, UPA को छोड़े और सपोर्ट विड्रॉ कर लिए। मगर ये बाबरी मस्जिद का तो फैक्ट है। कमलनाथ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सच है। वो मैं जो आपसे कह रहा हूं, GB पंच से लेके 1992 6 दिसंबर तक इन्हीं की तो सरकार थी। बूटा सिंह साहब शिलान्यास किए थे। डेवलपमेंट का आप बोले हैं सर, अपना ओल्ड सिटी पूरा जो है सो उस्मानिया ले लीजिए, सालाजम म्यूजियम ले लीजिए, सेंट्रल लाइब्रेरी ले लीजिए, पूरा डस्ट का यानी मूसी रिवर को इतना सुंदर बनाने का था, पूरा आपका क्षेत्र आता जो बिल्कुल है तो एक डंपिंग यार्ड के समान है। आप ऐसो हाईटेक सिटी चले जाइए, बोलते हैं पेरिस है बोलते, तो आपके क्षेत्र में इतनी। आप कहाँ रहते भाई? आप? मैं अफजलगंज में रहता हूँ। अच्छी बात, आप सुन लीजिए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही, नई बिल्डिंग बिल्कुल बन रही, हाईकोर्ट में रुका हुआ। हम तो बोल दिए, हम तो यहां तक बोले कि अगर पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। आप शायद भूल गए आप कि परसों वहां पर 2 नए ब्रिजेस बन रहे, मेट्रो का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात आप बोल रहे थे, हाँ और एक बात आपको बता रहा हूं, बापू घाट से लेके, बापू घाट मालूम ना आपको, बापू घाट से लेके
मूसा नदी से मूसाराम बाग तक एक नई रोड का आरडीपी बन चुका है। ये काम हम फ्यूचर में कराएंगे। अब रहा सवाल आपके अफजलगंज का, आपके एमएलए कौन है? आप नहीं सुन तो लीजिए। देखिए सुन तो देखिए आप मेरे से बहस करना चाह रहे तो आप जर्नलिस्ट बनिए या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाइए। आपका एमएलए कौन है? उनसे पूछना जरा। चलिए सेकंड सवाल। हाँ हाँ ये पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है। अब भाई अब आपका टीवी चैनल हर जगह नहीं गया तो मैं पूछ सकता हूं क्या? भाई केबल पे आपका चैनल नहीं आता बाज़ वक़्त, अब उसका क्या जवाब देंगे आप? आपके मैनेजमेंट का फैसला है, तो हमारा भी फैसला है। और हम खुला बोल दिए जहां पर एमआईएम का कैंडिडेट रहेगा वहां पर आप वोट डालिए, जहां पर नहीं रहेगा आप मामू का साथ दीजिए। हाँ पिछले दिनों में देखने को आया कि आप बीजेपी पे 10% अटैक कर रहे हैं तो 90% कांग्रेस पे कर रहे हैं। वही आप किया है, तो ऐसा क्या है कि आप बीजेपी पे उतना अटैक नहीं कर रहे हैं जितना अटैक आप कांग्रेस पे कर रहे हैं? भाई साहब आप कहने कोई तराजू अगर है तो बता दीजिए, मैं तोल लेके बोलता हूं। बीजेपी के बारे में जितना मैं बोल रहा हूं वो तो कोई बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी को बराबर बोल रहे, दोनों को बोल रहे, दोनों को बोल रहे हैं। मगर एक बात बताइए कि जहां पर तेलंगाना में, कम से कम तेलंगाना में बीजेपी को अगर रोक कोई रहा है तो कौन रोक रहा है? और अगर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला, वहां बीजेपी आगे बढ़ रही है। यहां पर तो तेलंगाना में बीजेपी को रोक रहे हैं ना, कोशिश कर, और आज कल भी रोकेंगे। मगर कोई फर्क नहीं है दोनों में, बीजेपी कांग्रेस में। कमलनाथ ने कह दिया ना, आज तो रिटेरेट कर दिया जो मैं बात कह रहा हूं। बराबर हम तनकीद का निशाना बन रहे, तनकीद नहीं कर रहे भी उनको। मगर जब प्राइम मिनिस्टर आते, अमित शाह आते, एक ही उनके जबान पर था, ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। अब इन्हों आते राहुल गांधी। अरे भाई कम से कम आप लोग समझाइए उनको कि त्रिपुरा नहीं लड़े हम, आसाम नहीं लड़े भाई, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं शायद वो, डेवलपमेंट स्टडीज पढ़े। अरे भाई जरा कोई बताइए उनको। हाँ अगर वो अब जब इतना नाम लिए हैं तो मैं त्रिपुरा के हमारे एक दोस्त है जो रॉयल फैमिली के हैं, प्रद्युत, मैं उनसे कांटेक्ट किया। मतलब भाई साहब कभी जरूरत पड़ी तो बुला लीजिए, ज्यादा पुकार रहे हैं यहाँ पर ये, तो शायद हो सकता है त्रिपुरा जाऊंगा मैं, आसाम भी जाऊंगा। बदरुद्दीन भाई अगर बोले आसाम को आ जाओ सद भाई तो हाजिर हूं मैं। इनको समझाइए, बोले जाते हैं। अच्छा ये बताइए पैसे लिए, अरे भाई साहब पैसों की कदर कीमत तुम्हारे पास होगी, हमारे पास मोहब्बत की कदर कीमत है, हमारे पास जज्बे की कदर कीमत है, हमारे पास खिदमत की कदर कीमत है। 2008 में न्यूक्लियर डील जब हो रही थी, आप कभी जगन मोहन रेड्डी से सुनना ये बात, जगन मोहन रेड्डी से पूछना कि रात के 12:30 बजे 34 अशोक रोड पर गाड़ी में कौन आके मुझसे मिले थे और उसमें कौन एमपी बैठे हुए थे, 2 एमपी बैठे हुए थे, और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या जवाब दिया था? कभी पूछना जगन मोहन रेड्डी से आप। नहीं, वो हंस के मुस्कुरा के हा बोल के आपको बहुत अच्छा मुस्कुराते हमारे दोस्त। अरे भाई 2008 में तुम्हारा साथ दिए न्यूक्लियर डील में, जब खड़े होकर हम तकरीर किए, तुम्हारे को वोट दिए, जब तुम कितने पैसे दिए थे राहुल गांधी बताओ? फिर किरण कुमार रेड्डी की सरकार थी यहां पर, तेलंगाना के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, आंध्रा के कांग्रेस के एमएलए रिवोल्ट कर रहे थे, हम सपोर्ट किए किरण कुमार रेड्डी को। कितने पैसे दिए थे किरण कुमार, राहुल गांधी की पार्टी हमारे को?
तीसरे प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट इलेक्शन था, यूपीए की मीटिंग हो रही थी, मैं हिमाकत किया उस मीटिंग में, नहीं कर, मैंने बाज लोग बोलने की आदत है ना, मैं बोल दिया, मैंने देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से आपको क्रॉस वोटिंग होंगी। फौरन मीटिंग के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, मरहूम अहमद भाई पटेल, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, और मैडम सोनिया गांधी अहमद भाई के बोले ओवैसी भाई आप मत जाओ, जरा अलग बात करना है। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे को बुला के बोले जरा ये काम करना है आपको। मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ, जेल में आप डाले उसको, मैं नहीं डाला। बोला आप किसको भिजाओ? बोले नहीं नहीं आपको जाके बात करना पड़ेगा, आपका दोस्त है। जेल में जाके जगनमोहन रेड्डी से मैं कन्विंस किया। जगनमोहन रेड्डी तो आधा घंटा बात ही करने तैयार नहीं थे मेरे से। बातचीत हुई, बातचीत के बाद जगनमोहन रेड्डी मेरे को बोला असद भाई आप बाहर निकल के बोल दो मीडिया को चंचलगौड़ा जेल में कि मैं सपोर्ट करूं। बोला मैं नहीं करता भाई काम, ये आपका डिसीजन, आप बोलो, मैं कन्विंस करने आया, आपका शुक्रिया आप कन्विंस हो गए। फिर जगनमोहन रेड्डी को मैं बोला, जगनमोहन रेड्डी बोले फिर प्रणब मुखर्जी आए तो मेरी मां से मिल सकते क्या? बोला बराबर मिलेंगे। आप रिकॉर्ड उठा कर देखो, प्रणब मुखर्जी जब एयरपोर्ट से उतरे जगनमोहन रेड्डी की मदर के पास पहले जाके मिले थे। यसउद्दीन ओवैसी काम कराया था। आप भूल जाते, सुनिए, आप भूल जाते इन चीजों को। अमेठी आप हार गए, अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? बोलो, अरे बोल सकते ना, मैं भी बोल सकता हूं। आप स्मृति ईरानी ने पैसे दिए थे कि आपको जो हार गए आप? और क्या आपने 2014-19 में तो आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, पार्टी प्रेसिडेंट आप थे, आपने कितने पैसे लिए मोदी से बताओ? मैं तो सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा राहुल गांधी, तुम तो 400 कितने लड़े, 500 लड़े, और वो लड़के तुम 40-45 पे आए, तो तुम मोदी से कितने पैसे लिए बताओ मेरे को? तुम्हारी तरबियत होंगी पैसों की, मेरी तरबियत कुर्बानियों पर हुई है, मेरी तरबियत मोहब्बत पे हुई है। आप ये बात कर रहे हैं तो मैं बहुत बोलना आता मेरे को, बहुत सी बातें बोल सकता हूं, इतने बातें मेरे पास है। अच्छा, जिस वक्त रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट बने उस वक्त कांग्रेस का कैंडिडेट कौन था? क्या मैडम सोनिया गांधी फोन करके मेरे को नहीं बोली यू मस्ट सपोर्ट? आई सेड यस आई विल सपोर्ट। महात्मा गांधी के पोतरे वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने फोन करे मेरे को, आई एम विथ सोनिया गांधी, मिस्टर ओवैसी, आई वांट टू कम एंड मीट यू। बोला सर यू शुड नॉट कम एंड मीट मी। बोले क्यों, यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी? बोला नो सर, आप महात्मा गांधी के पोते हैं, आपका फोन करना मेरे लिए काफी, हम वोट देंगे आपको। आज आप ये बात करते, ये एरोगेंस से राहुल गांधी ये समझते कि बस मैं नेहरू परिवार का डिसेंडेंट हूं और मैं जो चाहे बोलूंगा जनता मेरी बात सुनेगी। अरे राहुल गांधी, देश बदल गया, अब वो फ्यूडलिज्म खत्म हो गया। जो जमीन पर मेहनत करेगा, बात करेगा, उसी को लोग अप्रिशिएट करेंगे। मगर वो अभी है वो पुराना एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी, एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते। तो देखो नतीजा यही है। हाँ हाँ, कौन बोले? अरे छोड़िए ना, अरे छोड़िए ना, छोड़िए, कहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? शोर हमारा है, जोर हमारा है, सरकार हमारी बनेगी। माहौल छोड़िए, कहाँ का माहौल? अरे किधर का माहौल? हाँ हाँ, बीआरएस को, मेरी बात नोट कर लो आप, बीआरएस इंशाअल्लाह ताला अपनी ताकत पे सरकार बनाएंगी। बीजेपी ये चाहती है कि तेलंगाना में कोलिशन का माहौल बने, मोदी यही चाहते हैं, आरएसएस यही चाहती है, मगर तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना आप लोग समझो बात को। आप लोग जो थोड़ा एक बात समझिए कि मेरे को आप लोगों की तरह तजुर्बा नहीं है, कोंचम छोटा तजुर्बा है मेरे को, लिटिल। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं आपको, मेरी बात समझो। आप मेरी बात समझो, देख लो आप। अरे एक साहब,
हाँ बोलो बालू। No, I am not worried. Why should I be worried? I am confident that every section of the society would vote for all the 9 MIM candidates and make their MLAs. And every section of Telangana society, whether they are backward classes, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, upper caste, farmers, every section would vote for Mamu. हाँ एक करके एक ऐसा देखिए नहीं ऐसा है ना, मैं खड़ा करता तो देखो इनको कामयाब करने खड़ा कर रहे, नहीं खड़ा करे तो भी तकलीफ है। अब मेरे पास कोई दवा नहीं है किसके पेट के दर्द को दूर करने की। खड़ा करे तो भी सर में दर्द, नहीं खड़ा करे तो भी पेट में दर्द। अब ये सर की पेट की दर्द की सियासी दवा नहीं है मेरे पास। मैं अपनी पार्टी के हक में जो सही फैसला रहेगा वो फैसला हम लेंगे, और हमारा मकसद ये है कि तेलंगाना में पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, तेलंगाना में तरक्की प्रोग्रेस होता रहे। ये काम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती कांग्रेस बीजेपी। मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना की आवाम के पास 2 नेशनल पार्टीज नहीं है यहां पर एक रीजनल पार्टी है, और जहां कहीं भी देश में रीजनल पार्टी रही है वहां पर नेशनल पार्टीज स्पेशली माइनॉरिटीज को फुटबॉल नहीं बना सकते। जहां पे दोनों रहते फुटबॉल बनाते। अब कमलनाथ का बयान आप देख लो मध्य प्रदेश में, अब क्या ऑप्शन है मुसलमानों को वहां पर या माइनॉरिटीज को? क्या ऑप्शन है उनको, बोलो आप, ऑप्शन क्या है उनके पास? अब कांग्रेस क्या बोलेगी? नहीं नहीं बीजेपी से लड़ना है हमको। अरे बीजेपी से लड़ना है तो तुम उनकी तरह होकर लड़ेंगे? तुम हिंदुत्व के और हिंदुत्व में जाएंगे क्या? तो यहां पर जो बैलेंस ऑफ पावर है, यहां पर जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स है, वो बहुत बड़ी एक देन है तेलंगाना की आवाम के लिए। हाँ अब उनका फैसला है भाई। अरे छोड़ दीजिए ना, वो कौन है मेरे को नहीं मालूम, उनका वजूद ही नहीं है। अरे हाँ ऐसा है ना, मैं यही तो आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोग समझ रहे नहीं मेरी बात को। मैं भी बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, बहुत बड़े लीडर का बेटा हूं, और मैं उनका 5% भी नहीं हूं। मगर मैं जाके अगर बोलूंगा सालार के नाम पे वोट दे दो तो लोग बोलेंगे 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिया, बताओ तुम क्या है। और मेरे को बहुत तकलीफ भी होती कि आज भी जब मैं जाता हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो एक 12 साल का बच्चा बोल दो सालार का बेटा आया देखो, तो वो छोड़ दीजिए, वो उन्होंने होंगे तो क्या करने का है? कोई तोप है क्या? अब भाई कोई नेहरू परिवार से क्या तोप है क्या? है, आप है, बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे? देखिए ये हीरो वर्शिप का जमाना खत्म हो चुका है, अब कोई वर्शिप नहीं करेगा, जनता देख रही है। अरे उनका वजूद ही नहीं है यहां पर मेरे दोस्त, वजूद ही नहीं है। वहां जाकर मिल लिए थे कांग्रेस से, फिर कुछ बना नहीं, बोले इलेक्शन लड़ेंगे, वजूद ही नहीं है उनका। क्या बोलना उनके बारे में, छोड़िए ना, क्या वक्त खराब कर रहे हैं। जरा खामोश हो जाइए भाई, जरा प्लीज, जिसको बात करना है बाहर चले आओ, जिसको मेरे हटाओ जी वहां से, जो जर्नलिस्ट है निकालो, बाहर जाओ, बोलो चलो बाहर जाओ। क्या बोले आप?
के बारे में क्या कहना है? आज अरशद मंत्री ने कहा कि हमास जो लड़ रही है पैलेस्टाइन के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी है। मैं ये कह रहा हूं कि गाजा में जेनोसाइड हो नहीं बल्कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। जेनोसाइड नहीं, गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। गाजा में हॉलोकॉस्ट हो रहा है। 10,000 लोग कब तक मार दिया गया, जिसमें से 5,000 मासूम बच्चे हैं, 4,000 के करीब महिलाएं हैं। 10,000 बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया। 50,000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वहां पर। गाजा में 36 हॉस्पिटल में से 20 हॉस्पिटल को इजराइल बर्बाद कर दिया। तो इजराइल इस पूरी दुनिया में एक डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है, पूरी दुनिया में। बल्कि इजराइल का ये जो पॉलिसी है वो तो उस वक्त के साउथ अफ्रीका को भी शर्मिंदा कर देगा। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना जुल्म वहां पर फलस्तीनियों पर किया जा रहा है। आप बताइए, 10,000 में 4-5 हजार मासूम बच्चे हैं, 3-4 हजार महिलाएं हैं, और पूरा ये सुपर पावर बैठ के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अगर इजराइल के इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? इजराइल के अगर इतने लोग मर जाते तो क्या होता था वहां पर? और 75 साल से फलस्तीनों को मारा जा रहा है। 1948 में नखबा हुआ, 7 लाख फलस्तीनों को निकाल कर आप फेंक दिए, यही इजराइली लोग 48 से। और आप लोगों को मालूमात के लिए कह रहा हूं कि इजराइल में अगर कोई फलस्तीनी चलता है तो उसकी रोड अलग, उसका रास्ता अलग, वो गाड़ी का नंबर प्लेट अलग। आप बताओ दुनिया में कौन सी जगह ऐसा होता? बताओ। फलस्तीनी है तो उसका रोड अलग, उसका रास्ता अलग, नेम प्लेट है। उसको अगर जाना है तो 100 क्रॉसिंग क्रॉस करना पड़ता है, उसको चेक्स होते हैं उसके लिए। मासूम नौजवान बच्चों को वीजा मिलता है यूनिवर्सिटी में अब्रॉड पढ़ने के लिए, जाने नहीं देते उन लोगों को। तो डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल एक रेसिस्ट स्टेट है इजराइल, रेसिस्ट स्टेट है इजराइल। तो क्या वो हॉस्टेजेस जो है इजराइल के देना चाहिए हमास को? देखिए, हॉस्टेजेस, वायलेंस, ये सब खत्म होना चाहिए। हॉस्टेजेस को बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मगर आप लोग एक बात समझो, ये जो फलस्तीनियों पे जुल्म चल रहा ना, ये अक्टूबर से नहीं शुरू हुआ। ये आप देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था हिस्टोरिकली। अगर आप देखेंगे, कल के दिन 2 नवंबर को 1918 में बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था, और बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत फलस्तीन की जमीन को इजराइलियों को दे दिया गया था। कल का बहुत तारीखी दिन था, और उस वक्त से शुरू हुआ पूरा फलस्तीनियों को वहां से बेदखल करने का। 70 lakh Afghans have been asked to leave Pakistan. This is also human crisis, like what is going on in Palestine, so in Gaza. So what do you see? How do you see this? And No, why don't you ask the Prime Minister to do something? आप मोदी जी से पूछ लीजिए, भाई कुछ करिए उनके लिए। तालिबान से बात कर रही है, मालूम है आपको? मोदी जी, मौजूदा बीजेपी सरकार तालिबान से बात कर रही है, और योगी आदित्यनाथ बोलते तालिबानी मानसिकता। अरे भाई, मोदी जी की सरकार बात कर रही है तालिबान से, आप उनसे पूछ लीजिए क्या करेंगे उसके बारे में। ये जो पैलेस्टाइन का इशू है, इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि फलस्तीन अरबों के लिए, इंग्लैंड अंग्रेजों के लिए, फ्रांस फ्रांसीसी लोगों के लिए गांधी ने कहा था। और हमने हमेशा फलस्तीनियों के कॉज को हमने सॉलिडरिटी एक्सप्रेस किया, हमने स्टैम्प्स इशू किए। खुद ये मौजूदा बीजेपी की सरकार राइट विंग सरकार है, और वो भी कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन स्टेट के कायल हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि ओवैसी साहब जो है वो लगातार अपनी रैलीज में फिलिस्तीन का मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि लोकल मुद्दों से लोगों को भटकाना चाह रही है। हाँ, तो अच्छा, लोकल मुद्दों से लोगों को भटका रही है, इसलिए जानबूझ के इंटरनेशनल मुद्दों को लाया जा रहा है। अच्छी बात है। आप बोल दीजिए कि फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा, बोल दो ना फिर कांग्रेस पार्टी। फलस्तीन में पूरा अमन है, फलस्तीन में पूरा
नहरें बह रही हैं, दूध मिल रहा है, बच्चे नहीं मर रहे हैं, अस्पताल बर्बाद नहीं हो रहे हैं, 11 लाख लोग बेघर नहीं हुए हैं, सब खुश हैं। कल बोल दे राहुल गांधी, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल दीजिए, आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोलते आप? बोलिए आप बोल दीजिए ओवैसी गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, फलस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है, फलस्तीन में 5000 बच्चे नहीं मरे हैं, फलस्तीन में 4000 महिला नहीं मरी हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है, ये बीजेपी से मिला हुआ है फलस्तीन के मान, वो भी बोल दो, या बोल दो कि फलस्तीन से मुझे पैसा मिला है, वो भी बोल दो। कौन रोक रहा उनको? बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, वो मामला है इनका। लेकिन फिलिस्तीन के मसले पे, हाँ फिलिस्तीन के मसले पे लोग आपसे पूछ रहे हैं हाँ। कि आप विश्व बिरादरी से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो सब चीजें रोका जाना चाहिए, लेकिन आपने कभी हमास से अपील की कि वैसा मत करो? हमास से अपील की कि ऐसा मत करो? मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं, मैं उनका नहीं, मैं सुनिए, देखिए मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। नहीं, सुनिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं। मैं भारत सरकार को अपील कर सकता हूं। वो किए क्या सर प्रधानमंत्री से आप? हाँ सर, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे आप? अरे आप थोड़ा पानी पीजिए। अरे इतना पानी दो भाई। अरे आपको इतनी तकलीफ कहीं को हो रही? अरे पानी पियो इतना। आप डायरेक्ट लिंक कर सकते। अरे भाई साहब, आप देखो, आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट बनो, जर्नलिस्ट बन के रहो। आपका एक व्यवहार है, आपका एक बहुत बड़ा व्यवहार है। आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे भाई मेरे? आराम से, आराम में नहीं कह रहा हूं, कहीं भी नहीं जा रहा हूं, मेरा दफ्तर है। आप आए यहां पर, बुलाया आपको, शुक्रिया। बोलो क्या बोलना है, मैं बोलता हूं। प्राइम मिनिस्टर सुनो, आपको चाहिए कि पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाइए, कितनी स्पीचेस मेरे लोकसभा में फलस्तीन के ऊपर देख लो। आप देखो भाई, मैं 4 मरतबा का MP अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करा। मैं हर बार बोल रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं। मैं क्यों हमास से अपील करूंगा? मेरे क्या सगे है उन्होंने? नहीं, मेरे ससुराली रिश्तेदार भी नहीं है और दूर तक भी नहीं है। सुनो आप, मैं भारत का हूं और बाबा आदम के जमाने से हम यहां पर है, समझे ना आप? तो ये हम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एड भी दी उनको राफा से। हाँ बोले, आप नहीं देखे तो मैं क्या करूं सर? मेरी गलती थोड़ी है सर। हाँ, अरे ये छोड़िए ना, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? बीजेपी की टाइम हो रही वहां पे। अच्छा, ये रिजर्वेशन की बात पे नहीं, रिजर्वेशन की बात पे बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, दोनों शिवसेना बोल रहे मराठा को रिजर्वेशन देंगे। भाई मुसलमान क्या करना फिर? मुसलमान क्या करना महाराष्ट्र में? जबकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द मुस्लिम रिजर्वेशन। आप हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, इन एजुकेशन दे हैव अपहेल्ड, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। 50। आप क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस नहीं बोल रही महाराष्ट्र की, एनसीपी नहीं बोल रही, बीजेपी नहीं बोल रही और दोनों शिवसेना नहीं बोल रहे, मगर वोट होना रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये कौन सा इंसाफ है भाई? आप बराबर दीजिए हमारे मराठा भाइयों बहनों को, मुसलमान को भी दो ना भाई। आप कौन रोक रहा? आपको बोलते ही नहीं, मत बोलो, बोलना नहीं, बोलना क्यों नहीं बोलना? हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र में मराठों को रिजर्वेशन मिलना, दंगरों को मिलना, मुसलमान को भी मिलना। मुसलमान का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट किया हाई कोर्ट ने और उसकी बुनियाद पर इंपेरिकल एविडेंस कोर्ट ने महमूद रहमान कमेटी को एक्सेप्ट किया और उसको देना चाहिए, बराबर देना चाहिए मराठाओं को। अब यहां के यहां बोल रहे खत्म करेंगे। बाबू महाराष्ट्र को देखो जरा, वहां पे फिक्र करो। यहां पर तो है, यहां पर हमारे सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, हमारे पास इंपेरिकल एविडेंस है। और बीजेपी समझ रही है ऐसा बोलने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो बोल रहे रिजर्वेशन नहीं दूंगा, उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, अंबरपेट से भाग गए उन्होंने। आप लोग पूछ रहे नहीं, कोई नहीं पूछ रहे आप लोग। नहीं, आप लोग कोई नहीं पूछ रहे। हैरत हो रही मेरे को। अरे कोई नहीं पूछ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? हाँ, अच्छा, उनको नहीं, उन्होंने क्यों नहीं लड़ रहे भाई? हाँ, दूसरे भी तो लड़ रहे हैं, दूसरे भी तो लड़ रहे हैं ना। हाँ, नहीं, पूछ रहा हूं मैं, खाली दिमाग में ये आप ऐसा पूछते का तो दिमाग खुलते रहता मेरा।
नहीं, देखिए एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। कोई भी इलेक्शन जो होता अच्छा एक्सपीरियंस होता। जीत हार तो खैर अलग बात है, तो उससे हम लोग कुछ सीखे। और जो हमारे यहाँ 2 कॉर्पोरेटर्स भी है, 4 लड़े थे कॉर्पोरेटर, 2 पे अच्छा काम करे, 2 पे जरा थोड़ा कमजोर पड़ गए थे। अब अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है अच्छा होगा। आपके दोस्त कांग्रेस से लड़ रहे हैं? कौन मेरे दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, उनके दोनों जो 2 भाई हैं वो मेरे साथ निजाम कॉलेज में पढ़े हैं, मेरे करीबी दोस्त रहे हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मेरे दोस्त हैं वो। इनको मैं नहीं जानता, इनको मैं नहीं जानता। इन मुरादाबाद में थे, फिर वहां से वो नहीं हुआ, फिर टोंक गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। हाँ है, वो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी उन पार्टी मेरे क्या करना है हमको। दोनों पार्टी के खिलाफ में, जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस, और यहाँ पर तो टीआरएस है, तबादील है कुछ ना कुछ, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपने क्या? राजस्थान की खुशखबरी देता हूँ 2 दिन में, सुनो आप, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप सुन लो, राजस्थान आपको आई मालूम होगा इंशाल्लाह। हाँ, बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? आ जाओ बोल रहा हूं मैं भाई, आप इतना चीखा मार मार के बोल रहे, ऐसा बोल रहे जैसा कि कोई बेचारा जो ट्रांसलेट कर रहा उन्हें परेशान है, सब बोल रहे। कहीं को बोलते आ जाओ ना भाई, आप हैदराबाद से आके लड़ो, आप कौन रोक रहा आपको? अमेठी तो आप अमेठी जीत सकते, क्या बोलो हमारे को आप? हम बोलना पूछ रहे आप दोबारा स्मृति हरा सकते नहीं हरा सकते, बोलो हमारे को। आप वायनाड मत लड़ो, हैदराबाद लड़ लो, चलो आ जाओ, एक सीट लड़ लो, आ जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप जो है आप अमेठी हार गए, मैं हराया वहां पे, मैं तो गया भी नहीं वहां पे। और आपको मैं बता रहा हूं, कभी इंशाल्लाह कोई वक्त मिलेगा ना मेरे को, आप तमाम को मैं अमेठी लिख जाऊंगा एक दिन। आप अमेठी जाके देखना और देख के बोलना, अरे बाप वापिस चलो हैदराबाद को बोलना। आप वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी अमेठी है, क्या डेवलपमेंट वहां पे हुआ देख लो आप। मैं जाके देखा हूं अमेठी, मरहूम जफरयाब जिलानी साहब के साथ अमेठी मैं 4 दिन फिरा। मैं वहां पे हम मुस्लिम रिजर्वेशन जलसे कर रहे थे, तो जिलानी साहब मेरे को बोले जाओ तुम जाके देखो। हमारे वालिद के पुराने दोस्त थे, साथी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप अमेठी जाके देखो, मालूम होता आपको क्या हो रहा वहां पे, क्या इन्हों करे, देखो आप। सर आप कांग्रेस को बोल रहे हैं कि यहाँ पर तेलंगाना में कुछ नहीं होने वाला है, दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस दावा कर रही है कि 9 दिसंबर को यहाँ पर सीएम कैंडिडेट का वोट भी लेने के लिए एलपी स्टेडियम बुक हो गया है। हाँ 9 दिसंबर को। हाँ, बोलते ना होम मिनिस्टर की नामपली से तय हो गया। हाँ नामपली कैंडिडेट। अरे भाई मैं तो ये सुना कि पूरी कैबिनेट बन गई, मैं तो ये सुना कि फूल का हार भी पहन लिए, मैं तो ये सुना कि जीत भी गए। अब क्या बाकी रहा भाई? अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है, हो गया, पूरा खेल ही खत्म हो गया। अब क्या बाकी रहा? हो गया, आगे हो गया, क्या करेंगे? क्या मस्खरापन है? अभी तो जंग शुरू हुई प्यारे, अभी तो शुरू हुई, अब मैदान पे सब आएंगे। अब देखो आप, क्या ये बाय हो गया, ये हो गया, वो बुक करा लिए, ये बुक करा लिए, इससे पहले भी बुक कराए थे। माजिद साहब है, पूछो उनको आप, 1999 में कौन दिल्ली को जाके फूल का हार पहन लिए थे? 3-4 लोग। होता है इनके पास, यही कल्चर है। मैं तो सुना कि झगड़े हो रहे, नहीं मैं बनता हूं तू बनता हूं बोल के। कर्नाटका में आप देखो, कांग्रेस के 10 MLA हॉलीडे पे जा रहे थे, और नहीं जाना बोल दिए। फिर कोई बोले दुबई को ले जाते, नहीं जाना बोल रहे। अभी मैं सुना कि अभी कोई बोला है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, इनको ऐसा रहता मामला। सर ऑल इंडिया कांग्रेस में कुछ बोलना है? हाँ, केटीआर साहब बोल रहे हैं। केटीआर साहब अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा ना। मैं कहीं उनकी बात करूंगा, उन्होंने अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। तो आप भी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हो? मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं ना, उन्हें भूलने की आदत है उनको बेचारों को। उनको कोई समझाना बिठा के, माजिद साहब जरा समझाओ भाई आप।
तो बोलो, आप समझाओ, ऐसा न करो, बोलो ऐसे काम, थोड़ा पढ़ो लिखो बोलो। गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर हमारी सरकार है तो, क्या उस पर क्या कहना है? देखिए वो उनका पहले का प्रेसिडेंट क्या था, अपर कास्ट था, वो बीसी था। उनका पहले का पार्टी प्रेसिडेंट क्या था प्रसाद साहब? नहीं मालूम क्या था उन्हें? बीसी थे ना, क्यों हटाए भाई उनको? फिर आप ओबीसी महिला को रिजर्वेशन नहीं देते महिला बिल में, आप नहीं देते, क्यों नहीं देते? आप 50% लिमिट को ब्रीच क्यों नहीं करते? रिजर्वेशन करो आप, ओबीसी को फायदा होता उसमें, वो भी नहीं करते आप, बोलते हैं। चारमीनार के कैंडिडेट मेयर इलेक्शन लड़ने के बाद कई जमाने के बाद क्या ना बाधित थे, क्या सुटेबल कैंडिडेट है चारमीनार? मंजलिस का सिपाही जो है ना, जंग लड़ते रहता हूं हमेशा। आप नहीं जानते मंजलिस के सिपाही को। हम ऐसा है, हमारी गाड़ी हमेशा चलते रहती, एक्टिव रहते, आप उसमें न खो जाओ, चाहे वो हम कोई भी रहने दो, हमेशा दूल्हा तैयार रहता। हाँ हाँ, नहीं दूल्हा तैयार है तो वो तो देखिए, दूल्हा हमेशा तैयार है। तो जुल्फ़िकार को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप जानते जुल्फ़िकार का पहला बल्दिया इलेक्शन, आपको बता रहा हूं, फर्स्ट म्युनिसिपल इलेक्शन जुल्फ़िकार का क्या हुआ था? जुल्फ़िकार के पहले म्युनिसिपल इलेक्शन में अर्सवाइल आंध्र प्रदेश से एक एरिया से लोग आके फर्स्ट टाइम हैदराबाद में बॉम्ब्स मारे थे, बॉम्ब्स मारे थे जुल्फ़िकार के इलेक्शन में। जुल्फ़िकार के इलेक्शन में बॉम्ब्स मारे थे, 10 लोग जख्मी हुए थे। और एक औरत को मैं देखा था, मेरे वालिद के साथ उस दिन इलेक्शन में था, एक औरत के पैर पे बम लगा, माने इंजरी हुई थी, खून बह रहा था। ऑटो में लिख जा रहे तो पोलिंग बूथ सामने आया तो औरत उतर गई ऑटो में से, बोली वोट डाल के जाती हूँ सालार को मैं। वो जज्बा है। जुल्फ़िकार की शुरुआत बम से हुई थी, बम से, जब बमा गिराए थे उसके इलेक्शन में, और फिर वहां पे तलवारा भी चले थे, हाँ चिंगारा निकले थे। एक ग्रुप था मंजलिस के खिलाफ, मैं देखा हूं। ऐसा मत समझो, अंडर एस्टिमेट मत करो आप मंजलिस के कैंडिडेट्स को। आप डोंट। दो कैंडिडेट आप बोलते हैं, क्या मतलब इतने सालों से एमआईएम सीट पे जीत रहे, तो क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी है? नहीं, देखिए हम कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। अब चेंज करना है, चेंज इज अ प्रोसेस ना भाई। और हम उनको ऐसा नहीं कि हम पहले से उनको इत्तला करें, उनको कॉन्फिडेंस में लिए, फिर आने के बाद भी हम बात किए, बोले उनको हमारे साथ ही रहेंगे। अब लिखने वाले लिखते, कुछ भी लिखते, क्या लिखते उनको नहीं मालूम, लिखते, लिखना है, काला करना है, लिखते, बोल। है, हाँ हराना है उनको, हाँ हराते हैं, जीतना है हमारे को, हमारा एमएलए बनना। आप समझ रहे हैं हमको, इसमें जीतने को लड़ रहे इलेक्शन वहां पे हम बराबर दोनों के खिलाफ कैंपेन करेंगे। हाँ नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, ये महिला आरक्षण मुसलमानों को दो बोल के, आप मेरी बात समझ रहे नहीं। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, महिला आरक्षण में मुसलमान महिला को दो आप। अरे भाई देखिए, आपका तो आरक्षण प्रोटेक्टेड है अपर कास्ट का, दूसरे क्या करना फिर? ओबीसी है उसमें, मुसलमान है, वही तो हम अमेंडमेंट मूव करें पार्लियामेंट में, आप दो बोल के, और देंगे, फिक्र मत करिए, देंगे 29 में या बार जो भी है देंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी आप खत्म भी करेंगे ना? एक सवाल थोड़ा अजीब है कि आप पूरे तेलंगाना में बीआरएस से दोस्ती कर रहे हैं, राजेंद्र नगर जुबली में कुश्ती कर रहे हैं। हाँ, राजेंद्र नगर जुबली में कुश्ती करने के लिए तैयार है बीआरएस, हाँ, और पूरे तेलंगाना में दोस्ती कर रहे हैं। जहां आप है वहां पर बोल रहे कि आपको वोट दो, जहां आप नहीं है वहां बीआरएस को दो। मामू को वोट दो बोल रहा हूँ मैं, आप बोल रहे नाम, मैं मामू को वोट दो। तो ये दो सीट पे कंफ्यूजन हो। अरे क्यों कंफ्यूजन है? क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है सब मंजलिस की। जहां हम लड़ रहे वहां पर पतंग पीलेंगी, खत्म हो गया। और क्या है कंफ्यूजन? क्या हमारी पार्टी है, हमारे पार्टी को लेके आगे बढ़ना है। हाँ रोशन बोलो। No, I would request you to please wait. We'll announce the name of the candidate very shortly. And there has been a talk that the fourth
participation of OICC and also enter the frame. अरे अब भाई, you write, how can I authenticate your news? No, I cannot stop you from writing what you want. But when you write something, you take a reaction from me to authenticate what you have written. I cannot comment on it. No, I cannot comment on it. See, you have the right to write whatever you want. That is your right. My right is not to authenticate what you are writing. I will reply to in a different way. So the AIS did not fulfill its promise of hiking the Muslim Of? hiking the Muslim quota to 12%. Sir, please understand that 4% is on a Supreme Court stay. 4% is on a Supreme Court stay. And that too a constitutional bench. Now, is anyone who's saying this, can they give me an assurance that reservation will not be taken away if this is removed? So that is why 4% is there. Let us continue with this. And the day the Prime Minister or any government will have to breach the 50% reservation limit, that is the time you increase the reservation. But right now it is on a Supreme Court stay. How can you go over about, how can you violate the Supreme Court judgment? Please tell me. Try to understand what I am saying. There is a Supreme Court judgment which has allowed you 4%. You cannot violate the Supreme Court judgment. How can you violate the Supreme Court judgment? सर आपको भी रिग्रेट आया क्या? मतलब एमएलए कैंडिडेट को अनाउंस नहीं करे, इसका मतलब चेंज है क्या सर? किसका? क्या? एमएलए चेंज कर देंगे इस बार? अरे ठहरो भाई, मैं बोलता हूँ आपको, कहीं कुछ तो जल्दी कर। हाँ हाँ तीन जो सीट्स है उसका ऐलान हम बाद में करेंगे। हाँ। अब वो उसमें क्या एक खातून को आप देंगे सीट? देखिए ना, ठहरिए ना। वैसे मेरे ऊपर है, खातून है, फिक्र मत करिए आप। आपके ऊपर नहीं है तो नहीं मालूम मेरे को, मेरे ऊपर तो है। नहीं। सर आपके भी फोन में रेड अलर्ट आया क्या? हाँ आया ना, मैं बोला ना, मेरे को भी आया। मेरे नहीं सर आप ट्वीट करें। हाँ नहीं मेरे को आया, मेरे बिल्कुल आया। अब आपको दिखाओ बोलो, दिखाया तो अभी ईमेल खोल के मेरा आया मेरे को। क्या है सर मतलब? अब नहीं मालूम क्या, मेरे पीछे भी पड़ के मेरे फोन के नहीं मालूम। मेरे को ना सेकंड वाइफ है, ना मैं कोई गंदे काम करता हूँ, ना मैं कोई बुरे सोबतों में रहता हूँ। जैसा भी हूँ वैसा ही छू मैं। अब मेरे पीछे पड़े नहीं मालूम, क्या सुनना चाह रहे नहीं मालूम। नहीं इसमें कुछ भी नहीं निकलता उनको, इसमें खाली हैदराबाद के खट्टे डायलॉगा निकलते हैं। बब्बन खां का प्ले मिलता है इसमें, आबे जड़ मतवाले के बातें निकलती, सालार के मेरे वालिद के तकारीर मिलेंगे, अकबर के तकारीर मिलेंगे। नहीं अकबर के तकारीर सुनो आप, अकबर के तकारीर मिलेंगे और कुछ भी है ही नहीं है उसमें, है ही नहीं कुछ भी। अब आप लोगों के वीडियोस होंगे थोड़े बहुत, अब वो भी निकालिए तो परेशानी। सर आप एक ईमानदारी से एक ही क्वेश्चन। मैं जब से बेईमानी से बोल रहा हूँ क्या मेरे भाई, मैं जब से बेईमानी से बोल रहा हूँ क्या? ऐसा तो बेइज्जती मत करो मेरी आप, नहीं ऐसा तो मत करो आप। आपका जो क्षेत्र आता है वो खूबसूरत है या आपका क्षेत्र खूबसूरत है, और आने टाइम में वो क्षेत्र को आप खूबसूरत बनाएंगे क्या सर? बिल्कुल बनाएंगे, आप फिक्र मत करिए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपसे, ईमानदारी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप जो है एक आरटीआई एप्लीकेशन डालिए और जिस दिन रिप्लाई आ जाएगा मेरे पास आ जाना। आप ये बोलना कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जीएचएमसी, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ क्या क्या काम किए 4 साल में, आप ला लो। आपको आ जाता है 15 दिन में, अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे ना। डन, एक्सेप्ट, गुड। ईमानदारी का बात सौदा हुआ, बिल्कुल। और कुछ है भाई? अरे बालू फिर पूछ रहे हैं। हाँ बोले, नहीं बोलो हाँ इम्पोर्टेंट। National Dam Safety Authorities. National Dam Safety Authorities report on Ramesh is out, where they have said that there are serious problems in design and construction. Right. Holding the government and the irrigation department responsible for the flaws. Right.
I'm not sure if it has come to your notice. I have not read it, but I have read the statement of Mr. K.T. Ramarao that all the rectification costs will not be borne by the state government. This is what he has said on record. But I'm yet to see the statement which you have said. Let me read it, then I can react on it. I cannot react immediately without reading it. That's why I said I don't think. Yeah. Thank you. I am grateful to you. और कुछ है खत्म ना भाई? शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।